हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आई होप आपको जो है बेरोज़गारी का जो चैप्टर था वो अच्छे से समझ में आया होगा। और आपने गरीबी का भी जो देखा है इसके पहले का वीडियो, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि कैसे हम गरीबी को मापते हैं। उसमें जो है लॉरेंस वक्र क्या होता है, गिनी गुणांक क्या होता है और गरीबी के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी परेशानियां हैं, उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, ये सारी चीज़ें। और कुछ समितियां जो इम्पॉर्टेंट है जिनको गठित किया गया था गरीबी के ऊपर जो है एक तरीके से कहेंगे स्टडी करने के लिए और पता लगाने के लिए कि हम किन लोगों को गरीबी रेखा के नीचे रखेंगे और किन लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर रखेंगे। और शहरी क्षेत्र में गरीबी का निर्धारण कैसे हो, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का निर्धारण कैसे हो, कौन लोग हों जिनको हम गरीब कहें, इन सारी चीज़ों का निर्धारण करने के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी सरकार के द्वारा। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ योजनाएं जो गवर्नमेंट लेकर के आई थी लोगों को गरीबी से बाहर लाने के लिए या उनकी मदद के लिए, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज का जो आपका पहला हेडिंग है, भारत में गरीबी को मापने से संबंधी समितियाँ। इसमें पहला जो समिति है ये डॉक्टर वाई के अलग समिति है जो कि इन्हीं के अध्यक्षता में बनाई गई थी। और ये कब बनी थी, तो ये जो है 1977 में बनाई गई थी। और ये योजना आयोग द्वारा जो है बनाई जाती थी। आपको पता है कि इसके पहले, अभी तो नीति आयोग हो गया है, योजना आयोग की जगह पे पहले योजना आयोग ही इस तरह की सारे कार्यों को देखता था, उसका क्रियान्वयन करता था। तो अभी तो वो नहीं है, तो अब सारे कामों का जो देख रेख है वो ज़्यादातर नीति आयोग के हाथों में आ गया है। तो उस समय जो योजना आयोग है वो था, तो उसी के द्वारा ये बनाई गई थी समिति अलग महोदय की, डॉक्टर वाई के अलग की अध्यक्षता में बना था ये जो समिति है इसका गठन किया गया था। और इसने जनवरी 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 77 में बनाया गया था, 2 साल बाद 79 में उसने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट ने निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 24 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है मिलना चाहिए ऊर्जा, तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 21 कैलोरी जो भोजन है प्रतिदिन की जो इंसान की रिक्वायरमेंट होता है। तो अलग समिति के अकॉर्डिंग अगर कोई गांव का है, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, ज़्यादा शारीरिक काम करते हैं, तो उन्हें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने निर्धारित किया कि अगर गांव का कोई व्यक्ति है और उसे डेली 24 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है तो वो गरीब नहीं होगा। और अगर शहर में 21 कैलोरी ऊर्जा वो प्राप्त कर पा रहा है अपने भोजन से, तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। तो बच्चों एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन कि किस समिति ने जो है शहर के लिए, शहरी लोगों के लिए 21 कैलोरी और ग्रामीण लोगों के लिए 24 कैलोरी का प्रावधान किया था। तो आपको पता होना चाहिए ये अलग समिति ने किया था। और कभी कभी एग्जाम में आता है कि अलग समिति ने कितने कैलोरी निर्धारित किया था शहरी और ग्रामीण के लिए। तो ये कैलोरी जो है बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। एक तो किस समिति ने इसकी अनुशंसा की और कितनी कैलोरी की अनुशंसा की, ये दोनों बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं। आगे है लकड़ावाला समिति। ये 1989 में प्रोफेसर डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित किया गया। इस समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, यानी कि 3 साल लगभग इनको लगे, 4 साल इनको लग गए, 3 से 4 साल इनको लगे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में। और इन्होंने क्या कहा था, प्रत्येक राज्य में ग्रामीण व शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांकों की बात की। इन्होंने कहा था कि ग्रामीण के लिए और शहरी लोगों के लिए अलग अलग मूल्य के सूचकांक होने चाहिए और उसमें जो है बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए। उसी से पता चलेगा कि कितनी गरीबी है गांव में और शहरों में। नेक्स्ट जो समिति है बच्चों, ये है जो है सुरेंद्र तेंदुलकर समिति। ध्यान देंगे इस समिति का सीक्वेंस भी एग्जाम में आया है कि सबसे पहले उसके बाद कौन सी समिति आई थी, तो सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। पहले अलग है, फिर लकड़ावाला है और उसके बाद सुरेश तेंदुलकर समिति है। इसमें क्या है, इस समिति का गठन योजना आयोग ने वर्ष 2005 में किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तेंदुलकर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। इसने 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। काफ़ी टाइम लिया इन्होंने, लगभग 4 साल का इन्होंने भी समय लिया है अपनी रिपोर्ट सौंपने में। और इन्होंने क्या कहा था, इस समिति ने गरीबी के परंपरागत रूप को छोड़कर गरीबी के बहुआयामी रूप को स्वीकार किया और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति
खर्च ग्रामीण में 27 रुपये, यानी कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 27 रुपये खर्चा कर रहा है गांव क्षेत्र में तो वो गरीब नहीं है इनके अनुसार। और अगर शहर में कोई व्यक्ति डेली 33 रुपये खर्चा कर रहा है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा, ये तेंदुलकर साहब ने कहा था। लेकिन आपको पता है कि ये बहुत कम अमाउंट है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में 27 रुपये में अपने जो है पेट नहीं भर सकता, या अपनी डेली की जो शरीर की उसकी ज़रूरतें हैं, चाहे वो खनिज की हो, विटामिन्स की हो, या प्रोटीन की हो, कैल्शियम की हो, आयरन की हो, ऐसे बहुत सारे हमें पोषक तत्वों की डेली ज़रूरत पड़ती है। तो 27 रुपये में गांव में और 33 रुपये में शहर में कोई इन सारी चीज़ों का आपूर्ति नहीं कर सकता। तो जब इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी तो इस समय सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी कि मतलब सरकार ये क्या कर रहे हैं लोग, और किस तरह से मतलब इस तरह से ये कह सकते हैं कि गांव में 27 रुपये में कोई आदमी अगर कमा ले रहा है, प्रतिदिन खर्चा कर ले रहा है तो वो अमीर है, यानी कि वो गरीब नहीं है, उसको गरीब नहीं मानेंगे। और 33 रुपये शहर के लिए। तो यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा किरकिरी होने लगी और लोग जो है बहुत ज़्यादा उसका आलोचना करने लगे तो तत्काल सरकार ने फिर से एक समिति का गठन किया कि फिर से आप जो है आकलन कीजिए और सही रिपोर्ट दीजिए। और ये जो नेक्स्ट जो समिति बनी, ये सी रंगराजन समिति बनी थी। ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। ये भी योजना आयोग द्वारा बनाई गई थी 2012 में, और 12 में ये बनती है और 14 में ही ये अपनी रिपोर्ट को सौंप देते हैं 2 ही साल के अंदर। और इस समिति में जो रिपोर्ट सौंपा गया वो अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय जो है रखा। यानी कि इन्होंने कहा है, जो रंगराजन जी हैं, इनके कहने का मतलब है कि ग्रामीण स्तर पर अगर कोई व्यक्ति 972 रुपये हर महीने खर्चा कर रहा है और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति अगर 1407 रुपये उसके महीने के खर्चे आ रहे हैं तो वो व्यक्ति जो है गरीबी रेखा के ऊपर माना जाएगा, या वो गरीब नहीं माना जाएगा। इन्होंने ये रिपोर्ट दिया था। तो ये बच्चों ध्यान देंगे, ये एग्ज़ाम में आता है कि रंगराजन समिति के अनुसार गांव के लिए कितना और शहरी लोगों के लिए कितने आय की बात की गई थी, प्रति व्यक्ति मासिक आय। तो ध्यान देंगे 972 है और ये 1407 है। आगे है जो है उपभोग व्यय गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किए। तो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट जो समिति है ये है पनगड़िया समिति। और ये जो समिति है ये इसलिए गठित की गई थी कि वो आप बताएं कि कौन से तरीके हैं या कौन से चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करके अपने देश की जो जनता है गरीबी में जो जी रही है उसको बाहर निकाल सके। तो इन्हें इसलिए नियुक्त किया गया था कि ऐसे कार्यक्रम को बताएं जिससे गरीबी दूर किया जा सके। अरविंद पनगड़िया जो है टास्क फोर्स का गठन किया गया था 2015 में। ये नीति आयोग द्वारा अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था और यह भारत के गरीबी निवारण हेतु कार्यक्रमों के संदर्भ में सुझाव देने के लिए इनको बनाया गया था कि गरीबी निवारण के लिए कौन से होने चाहिए, रास्ते निकालने होंगे, तो उसके लिए आप हमें सुझाव दीजिए। तो पनगड़िया जो है समिति ये सुझाव के लिए बनाया गया था। आगे है बच्चों गरीबी के दुष्परिणाम, यानी कि अगर किसी देश में गरीबी है तो वहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पहला आर्थिक समृद्धि का निम्न होना, यानी कि अगर गरीबी है तो देश का जो आर्थिक समृद्धि है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत कम होगा, वो अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों भूखमरी, कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य की समस्याएं, यानी कि अगर आदमी गरीब होगा तो उसके पास अच्छे भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, लोग भूखे रहेंगे, और अगर भोजन की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तो कुपोषण का शिकार होंगे। अगर इन सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं होगी तो स्वस्थ भी नहीं रहेंगे, यानी कि भोजन की कमी होगी तो कुपोषण होगा और इन सारी चीज़ों की कमी से जो है बीमारियाँ आएंगी। तो ये सारी परेशानियाँ जो है होगा अगर इंसान जो है गरीब है तो। इसके अलावा और क्या होगा, बाल श्रम में वृद्धि होगी, क्योंकि परिवार की ज़रूरतें ही पूरी करने में मुखिया अगर असमर्थ होगा तो फिर वो घर के अपने बच्चों को और बाकी लोगों को भी काम में लगाएगा और ऐसे में बाल श्रम बढ़ेगा और जो बच्चे होंगे वो अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे और फिर वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसते चले जाएंगे। तो ये भी रीज़न है। नेक्स्ट है बच्चों समाज में जो है असमानता में वृद्धि, यानी कि अगर गरीबी होगी तो समाज में असमानता भी होगी, यानी कि कोई गरीब है और वहाँ पे कोई जो है अमीर है तो ज़्यादातर लोग गरीब होंगे, कुछ लोग अमीर होंगे, तो समाज में असमानता भी बढ़ेगी।
नेक्स्ट है अशिक्षा की समस्या में वृद्धि, यानी कि जो गरीब लोग होंगे वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे या उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या होंगे, अशिक्षित रह जाएंगे, ये परेशानी भी होगी। नेक्स्ट है आपराधिक गतिविधियाँ में वृद्धि होगी, यानी कि गरीबी होगी, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोग मेहनत करना चाहेंगे, लेकिन अगर उन्हें काम करने के लिए काम नहीं मिलेगा तो ऐसे में वो गलत रास्ते पे जाएंगे। खास करके जो युवा होते हैं वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं और फिर जो है समाज में इस तरह की परेशानी आ जाती है, आपराधिक स्थिति बढ़ जाती है। उत्पादन के साधनों पर अधिक दबाव, यानी कि गरीबी है, जनसंख्या है, तो जो उत्पादन के साधन होंगे उस पर दबाव बनता जाएगा और जब दबाव बनेगा तो उसका सदुपयोग नहीं हो पाएगा और जो भी उत्पादन होगा वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो हम उसका निवेश या नहीं कर पाएंगे, उससे फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, तो ये भी एक परेशानी खड़ी होगी। नेक्स्ट है निम्न जीवन स्तर, यानी कि गरीबी होगा तो जीवन स्तर भी निम्न होगा, उनके यहाँ ना स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, ना शिक्षा की व्यवस्था होगी, ना अच्छे पानी का, ना अच्छे मकान का, ना अच्छे भोजन का, यानी कि किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं होगी और जब इस सारी चीज़ें नहीं होंगी तो जीवन स्तर जो है वो निम्न होगा, तो ये भी परेशानी होगी। स्वच्छता का अभाव, यानी कि जो लोग गरीब होते हैं उनके यहाँ स्वच्छता का भी अभाव होता है, क्योंकि जब खाने पीने की रहने की व्यवस्था नहीं है तो साफ़ सफाई कहाँ से करेंगे, अगर मकान नहीं है तो कहीं भी रह लेंगे, गंदगी में भी रह लेते हैं, खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो जो भी मिलता है खा लेते हैं, तो उनके यहाँ साफ़ सफाई की भी जो है असुविधा होती है या नहीं पाया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे समावेशी विकास में बाधा, यानी कि अगर ऐसे में सरकार या कोई भी चाहे कि सबको साथ साथ लेके चला जाए, विकास किया जाए, तो वो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ लोग बहुत गरीब हैं जो कि उस मेन ढर्रे में नहीं आ पाते हैं, तो असमानता भी बढ़ती है। आगे है बच्चों गरीबी दूर करने के उपाय, कौन कौन से उपाय हैं जिनसे हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, तो ऊपर के जो भी प्रॉब्लम्स है अगर इसे दूर किया जाए तो गरीबी दूर हो सकती है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जीडीपी में वृद्धि, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करके हम जो है गरीबी को दूर कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है अगर वो बढ़ा दिया जाए तो गरीबी दूर हो सकती है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना, यानी कि जो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, संसाधनों पे दबाव बढ़ रहा है, भूमि पे दबाव बढ़ रहा है, हर जगह इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, तो अगर जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, गरीबी को, बेरोजगारी को और भी बहुत सारी परेशानियों को, आपराधिक गतिविधियों को, इनको हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। आगे है बच्चों रोजगार का सृजन, यानी कि अगर रोजगार का हम सृजन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करें तो भी गरीबी दूर होगी, क्योंकि घरों में जब पैसे आएंगे तो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे और फिर वो गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल पाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों कृषि क्षेत्र का विकास। आपको पता है दुनिया में हमारा जो देश है सबसे ज़्यादा हमारे पास कृषि योग्य भूमि है, इतनी भूमि कृषि योग्य किसी भी देश के पास नहीं है। लैंड्स तो बहुत हैं लेकिन कृषि योग्य भूमि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। तो कृषि क्षेत्र में सुधार करके, यानी कि उत्पादकता बढ़ा करके, उत्पादन बढ़ा करके, नई नई टेक्नोलॉजी ला करके, नई नई जो है फसल उत्पादन करके हम कृषि क्षेत्र में अगर सुधार करें तो भी काफ़ी हद तक जो गरीबी है वो दूर हो सकती है। आगे है बच्चों तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, इसको अगर मॉडिफाइड किया जाए और तकनीकी व्यावसायिक इस तरह की शिक्षा दिया जाए कि जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके गवर्नमेंट जॉब पर ही सिर्फ निर्भर ना रहे, बल्कि वो सेल्फ डिपेंडेंस हो और अब खुद से अपने छोटे मोटे उद्योग शुरू करके जो है ऐसी कोई उनको जो है टेक्निक सिखाई जाए कि वो नई नई चीज़ों का आविष्कार कर सकें, नए नए उद्योग धंधे लगा सके और खुद भी नौकरी करें और दूसरों को भी मदद करें। तो अगर ऐसा संभव हो तो भी गरीबी दूर हो सकती है। तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भी सुधार की ज़रूरत है। इसके अलावा आप देखेंगे आय के साधनों का समान वितरण, यानी कि हमारे पास आज भी आय के जो साधन है उनका समान वितरण नहीं है। कुछ लोगों के पास ज़मीन का बहुत बड़ा भूखंड है और सरकार की इतनी जो है हदबंदी और चकबंदी योजनाओं के बाद भी आज भी बहुत ज़्यादा जो ज़मीन है बहुत मुट्ठी भर लोगों के पास है, यानी कि हमारे लगभग 60 से 80% जो लैंड है वो जनसंख्या के 20% लोगों के पास है और 20% लैंड जनसंख्या के 80 से 85% लोगों के पास है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़मीन कुछ जो है लिमिटेड लोगों के हाथ में है जो उसका सदुपयोग भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर उसका समान वितरण हो या सही वितरण हो तो उसका सदुपयोग भी हो और लोगों को उससे लाभ भी प्राप्त हो। तो आप देखेंगे ये भी जो है साधनों का समान वितरण करके भी काफ़ी हद तक गरीबी कम किया जा सकता है। बचत और पूंजी निर्माण, यानी कि हम बचत करें और पूंजी का निर्माण करें, यानी कि निवेश करें, नए नए संसाधनों का निर्माण करके भी गरीबी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है जो है आपका
क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, निर्धनता उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम। तो यहाँ तक हमने देखा गरीबी क्या है, गरीबी के प्रकार क्या है, गरीबी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी समितियाँ बनाई हैं, गरीबी के दुष्प्रभाव क्या है और गरीबी से बाहर निकलने के कौन कौन से रास्ते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़े बच्चे पिछले वीडियो और आज के वीडियो में मिला करके। अब हम फाइनल जो देखेंगे कि गवर्नमेंट ने अभी तक हमारे लिए क्या किया है, क्या जो लोग हैं उनको गरीबी से बाहर निकालने के लिए क्या प्रयास किए हैं उसको देखते हैं। तो उसमें आप देखेंगे पहली जो योजना सरकार लेके आई है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये काफ़ी चर्चित योजना है सरकार की। केंद्र सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाली योजना, ये जो आपकी उज्ज्वला योजना है, ये क्या है, जो बीपीएल परिवार की महिलाएं हैं उनको निःशुल्क जो गैस सिलेंडर है वो प्रदान करने का योजना है कि सारी महिलाओं को जो गैस सिलेंडर है वो प्रदान किया जाए। और उसके लिए 1600 की उनको सब्सिडी दी गई है, यानी कि 1600 रुपये का छूट दिया गया है। ये योजना क्यों लाई गई है, क्योंकि हमारा जो देश है यहाँ पे हर साल जो है लाखों की संख्या में लोग धुएं से जो पॉल्यूशन होता है, जो बीमारियाँ होती हैं उससे ग्रसित होकर के उनका डेथ हो जाया करता था। यानी कि हमारे यहाँ जीवाश्म ईंधनों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता था और उससे लोगों का जो सेहत है उस पर भी असर आता था। इसीलिए सरकार उसकी जगह पे एलपीजी जो है उज्ज्वला योजना लेकर के आई है कि महिलाओं को इस तरह की सुविधाएं दी जाए ताकि जो बीमारियां हैं ये कम हो और दूसरा जो महिलाएं हैं उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए, उनके अंदर भी आत्मविश्वास आए और इस तरह के जो पॉल्यूशन है इससे वो बच सके। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना लेकर के जो है आई है और ये योजना काफ़ी सराहनीय है गवर्नमेंट की। आगे है बच्चों, इसमें ध्यान देंगे दीनदयाल उपाध्याय, नेक्स्ट जो योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ध्यान देंगे ये दीनदयाल उपाध्याय गांव के लोगों के कौशल को विकास करने के लिए लाया गया था। कब लाया गया ये? 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा गरीब परिवार के 15 से 35 वर्ष के युवाओं के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए, यानी कि ये जो योजना आई है ये कब आई है? तो 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा लाई गई है और ये 15 से 35 वर्ष के जो भी युवा हैं उनके अंदर कौशल का विकास करने के लिए, साथ ही उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, यानी कि अगर उन्हें ट्रेंड किया जाएगा, नई नई टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी, नए नए अवसर दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो वर्क करेंगे और अपने लिए जो है संसाधनों को जुटा सकेंगे या पैसे कमा सकेंगे। तो उनके अंदर कौशल विकास और उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है ये लेकर के आई थी जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे, ये ग्रामीण युवाओं के लिए है और ये 2014 में आया है और ये 15 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए लाया गया था जो कि कार्यशील पूंजी में सबसे ज़्यादा वर्क करने वाले लोग हैं। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ये भी कब आया है? 25 सितंबर को ही आया है 2014 को, यानी कि दोनों योजनाएं एक ही डेट में लॉन्च की गई हैं, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हैं। और ये क्या है? शहरी गरीबों के कौशल विकास हेतु जो है ये योजना लाई गई है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जो है ये शहरी गरीबी, जो शहर के गरीब लोग हैं उनके अंदर कौशल क्षमता का विकास करने के लिए लाया गया है। और ये जो है ये ग्रामीण क्षेत्र के जो 15 से 35 वर्ष के युवा हैं उनके अंदर क्षमता और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए लाया गया था। तो ये दोनों योजना एक ही दिन आई हैं, ये ग्रामीण के लिए है और ये शहरी के लिए है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आसान भी है। नेक्स्ट है बच्चों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना है जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए लाई गई है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सराहनीय कार्य है गवर्नमेंट की। सभी बेघर परिवारों और कच्चे टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों की 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान जो है प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जो है योजना है। यानी कि गवर्नमेंट ने ये लक्ष्य रखा है कि 2022 तक जितने भी बेघर इंसान हैं जिनके पास घर नहीं है या जो कच्चे मकानों में रहते, टूटे फूटे मकानों में रहते हैं, उनको एक ऐसा मकान दिया जाए जिसमें वो सारी सुविधाएं हों, यानी कि उसमें शौचालय भी हो, उसमें किचन भी हो, उसमें हर व्यवस्था उनको प्राप्त हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हर बेघर इंसान के लिए गवर्नमेंट योजना लेकर के आई है कि उनके पास अपना घर हो और वो भी सम्मान से जी सके। तो काफ़ी अच्छा योजना है बच्चों। और टारगेट क्या है? 2022 है, ध्यान देंगे 2022 टारगेट में है।
नेक्स्ट है बच्चों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इन सभी योजनाओं में सबसे बेहतरीन योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। क्यों है ये सबसे बेहतरीन? क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहला जो इंसान की ज़रूरत है वो खाना है, यानी कि भोजन है। पेट पहले भरना ज़रूरी है, उसके बाद इंसान को नींद आएगा। तो सबसे पहले उसको भोजन मिलना चाहिए और गवर्नमेंट की ये योजना बहुत सराहनीय है। इसकी वजह से हमारे देश की करोड़ों नहीं अरबों की संख्या में जो लोग हैं उनको भोजन मिलता है और उनका पेट भर पाता है, यानी कि वो दोनों टाइम का भोजन ग्रहण कर पाते हैं। तो ये योजना काफ़ी अच्छी है। 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 द्वारा ये लाया गया था। और ये किस आधार पर लाया गया? तो भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में आप जानते हैं नीति निर्देशक तत्व है और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 47 है। यानी कि ये जो बातें की गई हैं कि इंसान को भोजन तो मिलना ही चाहिए, ये हमारे संविधान में भी लिखा गया है। और कहाँ लिखा है? तो भाग 4 में लिखा है और अनुच्छेद 47 में लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? वहाँ लिखा है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के पोषण तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने एवं लोक स्वास्थ्य के सुधार को सुनिश्चित करे। यानी कि ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि वो क्या करेंगे? वो लोगों को अच्छे पोषण यानी कि भोजन की व्यवस्था करेंगे, उनके जीवन में सुधार करने के लिए, यानी कि अच्छा जो है व्यवस्था करने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, इन सारी सुविधाओं के लिए गवर्नमेंट काम करेगी और ये गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व होगा। ऐसा अनुच्छेद 47 में कहा गया और भाग 4 में कहा गया है। तो गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व है कि वो ऐसा काम करेंगे। आगे बच्चों इसी को पूरा करने के लिए या इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ये योजना लेकर के आई है। और ये प्रभावी कब से हुआ था? तो 5 जुलाई 2013 से ही ये प्रभावी हो गया था। उद्देश्य क्या है? गरिमामय जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्य पर गुणवत्ता से युक्त खाद्य उपलब्ध कराना। यानी कि गरिमामय जीवन जीने के लिए इंसान के पास भोजन होना चाहिए और उस भोजन में गुणवत्ता भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ चावल खा लिया और किसी दिन सिर्फ रोटी खा लिया, उसके शरीर तो इंसान को सिर्फ भोजन करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसके भोजन में पौष्टिकता भी होनी चाहिए, यानी कि उसके दैनिक जो शरीर की ज़रूरत है उसे पूरा भी होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट है वो ये योजना लेकर के आई है कि इंसान सम्मानजनक तरीके से कम दाल चावल रोटी की व्यवस्था तो कर सके। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो ये योजना लेकर के आई है। बहुत ही सराहनीय योजना है और ये इसका उद्देश्य है। विशेषता क्या है कि राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण और 50% शहरी, यानी कि ये जो गवर्नमेंट योजना लाई है इसमें 75% जो है वो ग्रामीण व्यक्ति शामिल होंगे और 50% शहरी शामिल होंगे। और इसके अलावा आप देखेंगे प्रावधान है और जो व्यक्ति होगा, जो पात्र व्यक्ति होगा, यानी कि जो गरीबी रेखा के नीचे आएगा और वो गांव का हो चाहे शहर का हो, गांव के कम से कम 75% लोग इसमें कवर हैं और 50% लोग जो हैं वो शहर के कवर हैं। और अगर इसके अंतर्गत आप आते हैं तो आप पात्र होंगे। 3 रुपये केजी चावल आपको मिलेंगे, 2 रुपये केजी गेहूँ और 1 रुपये केजी मोटे अनाज इस योजना के तहत जो है प्रति किलो की दर से प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत आएगा या उसको लाभ प्राप्त कर सकता है उसे जो है चावल देखेंगे 3 रुपये केजी है, जो गेहूं है वो 2 रुपये केजी और मोटे अनाज 1 रुपये केजी वो प्राप्त कर सकता है हर महीने राशन की दुकान से। पहले क्या होता था, जो जिस राज्य का है उसी राज्य में उस राशन कार्ड से अनाज प्राप्त कर सकता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट जो लेकर के आई है 1 राशन कार्ड जो है, यानी कि पूरे देश के लिए एक ही राशन कार्ड पे पूरे देश में कहीं भी व्यक्ति जाए तो उसका उपयोग करके अनाज ले सकता है। पहले क्या होता था, वो सिर्फ अपने राज्य में ही उसका उपयोग कर सकते थे, लेकिन बाहर जाने के बाद उस राशन कार्ड में उन्हें अनाज नहीं मिलता था। लेकिन इस बार जो प्रॉब्लम्स हुई तो गवर्नमेंट ने उसको जो है आधार से लिंक करके लागू कर दिया है कि व्यक्ति कहीं भी रहेगा तो उसे उस राशन कार्ड पे जो है उसको ज़रूरत के अनाज प्राप्त हो जाएंगे। इसी के अंतर्गत एक और भी पॉइंट्स है जो इम्पॉर्टेंट है, जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अच्छा पोषण प्राप्त हो, उसके लिए भी जो गवर्नमेंट है इसी योजना के तहत कार्य कर रही है कि उनको जो है गर्भ में बच्चा आने से लेकर के जन्म के 6 महीने बाद तक
के दरमियान 6,000 रुपये प्रसूति सहायता के तौर पे दी जाएगी, ताकि जो उनका पोषण है अच्छा हो सके और गर्भ में पल रहे बच्चे को सही पोषण प्राप्त हो सके और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो और जो माँ है वो भी स्वस्थ रहे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसी योजना के तहत महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं बच्चों, जो कि आपके गरीबी से जो आपका था चैप्टर, वहाँ से मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें बार बार रिवाइज कर लीजिएगा और नोट्स बनाइएगा। तो आज के लिए रहने देते हैं। थैंक यू।